Okay, let's start our chapter number 3, interpolation and polynomial approximation. सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि हमें इंटरपोलेशन जो है ये स्टडी करना क्यों इम्पोर्टेंट है. वाई शुड वी स्टडी इंटरपोलेशन, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है. एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट कि इंटरपोलेशन के मेथड्स क्या हैं और हम उसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं. हमारे पास लेट से एक पॉपुलेशन सेंसस का डाटा है. अवर 1950 टू 2050 ईयर्स का डाटा है और जो पॉपुलेशन है वो डिफरेंट ईयर्स में वो हमारे पास एक डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन है. 1,51,000, 179,000, 203, 226 में 249 एंड 281. सो अब अगर इस डिस्क्रीट डाटा को हम प्लॉट करें ऑन द ग्राफ तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये कुछ डॉट्स अपीयर हो जाएंगे ग्राफ पे. बट हाउ दीज डॉट्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है. क्यों? क्योंकि हमारे पास 1950 से 1960 के दरमियान जो ईयर्स हैं, 10 ईयर्स हैं, उनके दरमियान हमारे पास कोई पॉपुलेशन सेंसस की इंफॉर्मेशन नहीं है. तो इन सच अ केस अगर हमें 1965 पे लेट से पॉपुलेशन का डाटा रिक्वायर्ड है तो वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा कि अब 1965 में पॉपुलेशन क्या थी. इसी तरह अगर हमें ये रिक्वायर्ड हो कि 1985 में पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन क्या है तो हमारे लिए ये भी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी. तो इसका मतलब ये हो गया कि जब हमारे पास इंफॉर्मेशन डिस्क्रीट होती है तो उस टाइम हमें ग्राफ भी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता कि हमारे पास जो मिसिंग इंफॉर्मेशन है, ये मिसिंग नोड्स हैं, उन पे वैल्यूज क्या होंगी. तो इंटरपोलेशन हमें हेल्प करती है टू डिटरमिन द पॉपुलेशन एट 1965 और 1985. और सेकेंड हमें हेल्प करेगी कि ये जो डिस्क्रीट ग्राफ है हमारे पास, इसको हम कंटिन्यूस ग्राफ में कन्वर्ट कर सकें. ऐसा करना क्यों ज़रूरी है ये देखते हैं कि हमें डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में कन्वर्ट करने का एडवांटेज क्या है और न्यूमेरिकल इंटरपोलेशन क्यों इम्पोर्टेंट है. स्टार्टिंग विद के व्हाई वी शुड स्टडी न्यूमेरिकल इंटरपोलेशन. हमारे पास जितने बेसिक फंडामेंटल लॉज हैं वो तमाम के तमाम फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं मैथमेटिक्स के कंसेप्ट कैलकुलस पे. और कैलकुलस का जो फर्स्ट कंसेप्ट है वो है फंक्शन. आप देखें अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ F इज इक्वल्स टू m में, यानी कि कोई भी मोशन का प्रॉब्लम है, डायनेमिक्स का प्रॉब्लम आप डील कर रहे हैं और आप डील करना चाहते हैं फोर्स को एंड एक्सेलरेशन को, तो यहाँ पे आपके पास ये बन जाता है mdv/dt. अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि आपके पास वेलोसिटी का फंक्शन होना चाहिए. अगर वेलोसिटी का फंक्शन होगा तो फिर आप उसका डेरिवेटिव ले सकते हैं. और जब आप वेलोसिटी का फंक्शन कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब है कि आप उसका डेरिवेटिव भी कैलकुलेट नहीं कर सकते. तो ये जो इशू है इसको डील करने के लिए हमें न्यूमेरिकल इंटरपोलेशन की हेल्प ज़रूरत है कि वो प्रॉब्लम्स जहाँ पे वेलोसिटी एज ए फंक्शन हमें गिवन ना हो, उस केस में हम फिर क्या कर सकते हैं कि हम अपने जो वेलोसिटी है या जो डाटा है उसकी मदद से वेलोसिटी कैसे जनरेट कर सकते हैं. अच्छा, फिर हमारे पास सम केसेस में सिग्नल्स आ जाते हैं और वो सिग्नल्स ऐसे होते हैं कि आप उनका ग्राफ तो ऑब्जर्व कर सकते हैं बट वो सिग्नल किस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती. फॉर एग्जांपल ईसीजी का सिग्नल है कि हम नहीं प्रेडिक्ट कर पाते कि ईसीजी का जो सिग्नल है वो किस फंक्शन को डिफाइन कर रहा है या वो किस फंक्शन को करस्पॉन्ड कर रहा है. तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हम कोई फंक्शन डेवलप कर लें या पोलिनोमियल डेवलप कर लें जो रिप्रेजेंट कर सके ईसीजी के सिग्नल को. अनदर थिंग, जितनी हमारे पास लेटेस्ट मशीन्स हैं, डिजिटल मशीन्स हैं, वो तमाम की तमाम मशीन्स दे जनरेट डाटा और वो जो डाटा जनरेट कर रही हैं इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट. वो डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन है. डिस्क्रीट क्यों? फॉर एग्जांपल आप करंट की मेजरमेंट ले रहे हैं तो जो करंट मीटर है या एम्प मीटर है वो आपको आफ्टर सर्टेन सेकेंड्स और मिनट्स या मिली सेकेंड्स पे एक रीडिंग दे रहा है. तो वो जो मशीन है वो जो इंफॉर्मेशन दे रही है वो डिस्क्रीट है, वो कंटिन्यूस नहीं है, यानी कि वो कुछ ना कुछ इंटरवल के बाद आपको रीडिंग देती है.
तो जब वो कुछ इंटरवल के बाद देती है या एक टाइम पीरियड के बाद इंफॉर्मेशन जनरेट करती है या रीडिंग जनरेट करती है, तो वो डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन बन जाती है, कंटिन्यूस नहीं होती। तो अब उस डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन की बेस पे हमने आगे फंडामेंटल फिजिक्स के लॉज अप्लाई करने हैं, V = IR अप्लाई करना है, F = ma अप्लाई करना है, ये सो ऑन। तो ये जो फिजिक्स के लॉज हैं, इनके लिए तो फंक्शन होना जरूरी है। तो जो इंफॉर्मेशन वो जनरेट कर रही होती है मशीन्स, वो तो फंक्शन नहीं है, वो तो वैल्यूज होती हैं। 0.9 एम्प आ गया, 1 एम्प आ गया, 1.2, 1.5 एम्प। तो हम उस डेटा से कैसे डिटरमिन करेंगे कि वो किस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, सच दैट कि फिर आप उस पर जो फंडामेंटल लॉज हैं वो अप्लाई कर सकें। फिर हमारे पास समटाइम ये होता है कि आपके पास जो टेबुलर डाटा आ जाता है या डिस्क्रीट डाटा जो हमारे पास आ गया, जैसे पॉपुलेशन का हमने देखा, तो उसके बिटवीन में कोई मिसिंग इंफॉर्मेशन होती है जो हमें रिक्वायर्ड होती है, जिसकी बेस पे हमने डिसीजन मेकिंग करनी होती है। तो वो मिसिंग इंफॉर्मेशन हम कैसे फिर जनरेट कर सकते हैं कि हमें पता चल जाए कि जिस नोड पे वैल्यू या इंफॉर्मेशन मशीन ने जनरेट नहीं की, हम कैसे डिटरमिन कर सकते हैं कि वहां पे क्या फंक्शन की वैल्यू थी या क्या आउटपुट थी। तो इसके लिए हम न्यूमेरिकल इंटरपोलेशन यूज कर सकते हैं। और देखें कि ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, यानी कि मिसिंग इंफॉर्मेशन को गैदर करना इज समटाइम वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल अगर मैं पॉपुलेशन सेंसिस की ही बात कर लूँ, तो आप देखें कि पॉपुलेशन सेंसिस जो है वो हमें बता रहा होता है कि आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी हो रही है। अच्छा, ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ये एसोसिएटेड है विद कि आपको फ्यूचर में जो रिक्वायरमेंट्स हैं आप उनका डिसीजन ले सकें। फॉर एग्जांपल हमारे पॉपुलेशन सेंसिस ने बता दिया कि जी अभी पॉपुलेशन 22 मिलियन, तो अब नेक्स्ट कितनी होगी, तो 220 मिलियन से 240 मिलियन हो जाएगी, 260 मिलियन हो जाएगी, नेक्स्ट 10 ईयर्स में कितनी हो जाएगी। तो आप आज डिसीजन लेते हैं कि नेक्स्ट 10 ईयर्स के बाद आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट क्या है, आपको हॉस्पिटल्स कितने रिक्वायर्ड होंगे, आपको स्कूल्स कितने रिक्वायर्ड होंगे, आपको पार्क्स कितने रिक्वायर्ड होंगे, आपको हाउसिंग यूनिट्स कितने रिक्वायर्ड होंगे, आपको इलेक्ट्रिसिटी कितनी रिक्वायर्ड होगी, गैस कितनी रिक्वायर्ड होगी, वाटर की क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, डैम इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। तो जब पॉपुलेशन सेंसिस नहीं होता या आप उस पॉपुलेशन सेंसिस के डाटा को यूटिलाइज नहीं करते, तो आप इफेक्टिवली प्लान नहीं कर सकते। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा सॉरी, कि हम लोग प्लान करते हैं जी 2020 VN है, 2030 VN है, 2050 के VN आ रहे हैं, और आप नाली इस चीज से नोट कर लें कि ये जो VNs हम दे रहे हैं ये VNs बेस्ड होने चाहिए पॉपुलेशन पे, कि 2020 में पाकिस्तान ने क्या अचीव करना है, 2050 में क्या अचीव करना है, 2070 में क्या अचीव करना है। लेकिन हमारा पॉपुलेशन सेंसिस ही नहीं हुआ और वो जो हो भी गया वो इतना कंट्रोवर्शियल है कि आप उसकी बेस पे डिसीजन नहीं मेक कर सकते। सो अनफॉर्चुनेटली आप इस चीज से अंदाजा कर लें कि हम इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो पहले तो कलेक्ट ही नहीं कर रहे, और कलेक्ट कर भी रहे हैं तो वो इतनी कंट्रोवर्शियल है कि उसकी बेस पे आपके डिसीजंस नहीं हो सकते। और अनफॉर्चुनेटली पीछे जितनी भी गवर्नमेंट्स गुजर रही हैं इंक्लूडिंग द करंट गवर्नमेंट, आप देखें वो हमें बता रहे हैं जी VN दे रहे हैं जी हम 10 साल 20 साल का, लेकिन वो VN जिस पे बेस्ड होना चाहिए वो इंफॉर्मेशन ही अवेलेबल नहीं है। तो न्यूमेरिकल इंटरपोलेशन जो है वो हमें हेल्प करती है टू डील विद सच काइंड ऑफ इश्यूज। अब आ जाते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल कि डिजिटल, जब मैंने कहा कि डिस्क्रीट डाटा जनरेट हो रहा है डिजिटल फॉर्म में, तो वो डिजिटल जनरेट कैसे हो रहा है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ हाइब्रिड कार। आपने देखा होगा कि जो हमारे पास मैनुअल कार्स होती थी उनमें जो इंफॉर्मेशन जनरेट होती थी वो स्पीडोमीटर पे एक नीडल थी जो कि आपकी रेवोल्यूशन ऑफ टायर के साथ कनेक्टेड थी। तो जितने तेजी से टायर मूव करता था उतनी वो नीडल जो है वो अपनी पोजीशन आती है, और जितना टायर स्लो हो जाता है उतनी नीडल की पोजीशन जो है वो डाउन चल जाती है। तो 0 से लेके 220, 240, 260 वटएवर जो माइलेज स्पीड हो सकती है तो वो शो हो जाती थी। लेकिन अब जो डिजिटल कार्स हैं या हाइब्रिड कार्स हैं, आप देखें उन पे तो ऐसा नहीं है, उन पे एक मीटर लगा हुआ है और वो स्पीडोमीटर आपको वेलोसिटी शो कर रहा होता है डिजिट्स में। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि वहां पे जो इंफॉर्मेशन वेलोसिटी मीटर जनरेट कर रहा है वो आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद जनरेट हो रही है, और वो इंफॉर्मेशन जो है वो डिजिट्स में कन्वर्ट हो रही है, और डिजिट्स को फिर हम देख रहे हैं कि ये वेलोसिटी है एट दिस टाइम पे। तो
अब वो कन्वर्ट हो कैसे रही है? फॉर एग्जांपल आपके पास हाइब्रिड कार जो है उसमें एक व्हील है, व्हील के साथ एक मैग्नेट लगा होता है जो अलाइंड होता है नॉर्थ और साउथ पोल पे। इसके सामने हमारे पास एक इंडक्टर मीटर है कि जो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से एक पल्स जनरेट करता है, और ये पल्स जो है वो ट्रेवल करती है सर्किट में, और प्रोसेस होने के बाद हमें एक नंबर जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिया जाता है कि आपका जो वेलोसिटी है वो एट दिस टाइम क्या है। तो अब आप देखें कि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन जनरेट हो रही है, ये मैग्नेट एक दफा रोटेट करके इसके सामने से गुजरेगा तो एक डिस्क्रीट सिग्नल जनरेट होगा, और फिर ये कुछ इंटरवल के बाद जनरेट होगा। तो इसका मतलब ये है कि इन बिटवीन दोज इंटरवल्स के जब ये मूव कर रहा है, वेलोसिटी क्या है उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं आ रही, हमारे पास तो उस इंस्टेंट की इंफॉर्मेशन आती है कि जब ये रोटेट करके इसके सामने से पास थ्रू करता है। और बेसिकली जितना ये जल्दी रोटेट करेगा उतनी ज्यादा पल्स जनरेट होंगी, वो उतनी स्पीड आपको ज्यादा शो करेगा, जितनी कम पल्स जनरेट होंगी उतनी वो आपको कम स्पीड शो करेगा। अब लेट्स से कि हमने वेलोसिटी मीटर की मदद से डाटा डिटरमिन कर लिया है। 5 सेकंड पे वेलोसिटी 20 थी, 10 पे 30 थी, 20 पे 12 थी, 30 पे 40 थी, 50 पे 50 थी। अब ये जो इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन को हम यूज कैसे कर सकते हैं? अब मैं चाह रहा हूं कि मुझे वेलोसिटी मालूम करनी है लेट्स से 17 सेकंड्स पे। अब मेरे पास जो मशीन ने डाटा जनरेट किया है उसमें तो 17 सेकंड्स की इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। वो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? हम इंटरपोलेशन की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर आप जानते हैं कि हमारे पास F = ma में एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी का डेरिवेटिव है m टाइम्स dv/dt। तो अब आप देखें कि अगर मैंने डेरिवेटिव लेना है तो ये तो डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन है। लेट्स से अगर मैं 10 सेकंड पे डेरिवेटिव लेना चाहता हूं तो dv/dt एट 10 ये तो 30 है, तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा कांस्टेंट का तो ये तो जीरो हो जाएगा। लेकिन क्या एक्चुअली ऐसा है कि एक्सेलरेशन जीरो है? ऐसा नहीं है। हम देख रहे हैं कि 20 से वेलोसिटी चेंज हो रही है 30 पे, 30 से 12 पे, तो अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन मस्ट एग्जिस्ट और उसकी नॉन जीरो वैल्यू आनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप वेलोसिटी का डेरिवेटिव जो है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते अगर आपके पास इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्क्रीट टेबुलर फॉर्म डाटा में हो। तो फिर हम कैसे इसको एक्सेलरेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं? हम देखेंगे कि हमें इंटरपोलेशन जो है वो हेल्प कर सकती है टू सम एक्सटेंट टू डिटरमिन द एक्सेलरेशन आफ्टर 17 सेकंड्स। जैसे मैंने पहले कहा कि अब ईसीजी के जो सिग्नल्स हैं, आप देखें कि ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ हमारे पास एक कंटिन्यूस ग्राफ है 2 के हार्ट बीट का, लेकिन ये कंटिन्यूस ग्राफ किस फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है वो फंक्शन हमें नहीं पता। वो फंक्शन क्या चीज है इसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। ऐसा क्यों है? अब आप देखो कि इस फंक्शन की इंफॉर्मेशन हमारे पास 2 के सिग्नल है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो फंक्शन क्या है जो इस सिग्नल को रिप्रेजेंट करता है। हमारे पास 4 फंडामेंटल फंक्शंस है, पोलिनोमियल है, एक्सपोनेंशियल है, ट्रिग्नोमेट्रिक्स हैं, लॉगरिथमिक है। आप देखें कि ये ग्राफ उनमें से किसी को भी मैच नहीं कर रहा, ना ये लॉगरिथम को मैच कर रहा है, ना पोलिनोमियल को, ना ट्रिग्नोमेट्रिक को, ना एक्सपोनेंशियल ग्राफ को मैच कर रहा है। बट मुझे ये नजर आ रहा है कि इट इज कम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज डिफरेंट फंक्शंस। ये कुछ फंक्शंस का एज ए कम्बिनेशन के तौर पे शायद अपीयर हो रहा है। और आप देखें कि अगर हम इसी सिग्नल को एज ए फंक्शन के तौर पे एक्सप्रेस कर सकें तो फिर बड़ा ही जबरदस्त हो जाएगा। रीजन क्या है? रीजन ये हो जाएगी कि आप फिर ये डिटरमिन कर सकेंगे कि जो एक हेल्दी हार्ट है उसका बिहेवियर और जो अनहेल्दी है, ये जिसको हार्ट अटैक होने वाला है या जिसका कोई और कार्डिक ब्लॉकेज है, उसके ईसीजी सिग्नल में क्या डिफरेंस होगा वो डॉक्टर को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो मैथमेटिकल फंक्शन अगर आप डिफाइन कर देंगे तो उसकी मदद से ही डिटरमिन किया जा सकता है। तो अब आ जाते हैं कि हम फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटरपोलेशन है क्या। इंटरपोलेशन को प्राइमरली हम यूज करते हैं 2 पर्पसेस के लिए। फर्स्ट हमारा पर्पज ये है कि हम डेवलप करें एक पोलिनोमियल फ्रॉम अ डेटा सेट, यानी कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है आप उसकी मदद से एक पोलिनोमियल जो है वो डेवलप कर लें। और सेकंड हमारे पास ये है कि आप कैलकुलेट कर सकें किसी भी मिसिंग नोड पे वैल्यू। मिसिंग नोड से मुराद क्या है? ये जो 1950, 1960, 1970, 1980 ये तमाम एक नोड्स हैं, यानी कि हर वो पॉइंट जिस पे इंफॉर्मेशन गिवन है आपको ये एक नोड है। तो अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे या 1965 पे डिटरमिन करना चाह रहा हूँ
तो ये मेरे पास एक मिसिंग इंफॉर्मेशन है इन बिटवीन दीज नोड्स। तो अगर किसी नोड्स के दरमियान इंफॉर्मेशन मिस हो रही है तो वो मैं इंटरपोलेशन की मदद से कैलकुलेट कर सकता हूँ। जैसे कि 1975 में क्या है, ये इवन 2020 की पॉपुलेशन भी आप डिटरमिन कर सकते हैं, लेकिन उसको हम इंटरपोलेशन नहीं कहते। फॉर दैट केस वी हैव टू यूज एक्सट्रापोलेशन। सो इंटरपोलेशन होती है बिटवीन द डाटा, यानी कि इन 1950 से 2000 के दरमियान अगर हम वैल्यूज प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं किसी पॉलिनोमियल की मदद से, तो उसे हम कहते हैं इंटरपोलेशन। और अगर आप इस डाटा से बियॉन्ड प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं तो उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रापोलेशन। फॉर एग्जांपल अगर आप क्रिकेट की बात कर लें तो क्रिकेट में जो ये टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से आप एलबीडब्ल्यू की अपील जो है उसको डिटरमिन कर रहे होते हैं, तो आप देखें कि वो जो टेक्नोलॉजी है वो बेसिकली एक्स्ट्रापोलेटिंग द डाटा, यानी कि प्रीवियस बिहेवियर ऑफ द बॉल पे प्रिडिक्ट करता है कि फ्यूचर में बॉल ने किस तरफ मूव करना है, तो दैट यूजेस एक्स्ट्रापोलेशन। लेकिन जब बैडमिंटन या फुटबॉल मैच में चैलेंज हो जाता है कि शॉट जो इनसाइड स्ट्राइक की है या आउटसाइड ये गोल पोस्ट के अंदर बॉल किस टाइम हिट की है, तो वो जो है वो जो आपके पास डाटा है वो इंटरपोलेशन ऑफ डाटा हो जाती है, क्योंकि आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ बॉल मोशन होती है और आप उस पर प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं कि इन बिटवीन दैट वो किस पोजीशन पे है, तो वो इंटरपोलेशन में आ जाती है। फिर जब भी हमारे पास कोई भी मशीन डाटा प्रोड्यूस करती है तो अपने लीस्ट काउंट के अकॉर्डिंग करती है। लेट्स से हमारे पास अगर शटल की पोजीशन मेजर करने के लिए एक मशीन है और वो 0.1 सेकंड पे डाटा जनरेट कर रही है, तो अब वो जो 0.1 सेकंड पे डाटा जनरेट कर रही है, इसका मतलब ये होगा कि अगर कहीं आपको 0.36 सेकंड पे डाटा चाहिए होगा तो वो नहीं मिलेगा। रीजन कि इसका इंटीजर मल्टीपल नहीं है। तो ऐसी डिवाइसेस जो रेगुलर इंटरवल पे डाटा जनरेट करती हैं, उनके केसेस में भी हमें अगर रेगुलर इंटरवल के अलावा कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो इंटरपोलेशन जो है वो हमें हेल्प कर सकती है इन तमाम क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहता हूँ 17 सेकंड्स पे, तो मैं क्या कर सकता हूँ? हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन जो है डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैं पहले इंटरपोलेशन की मदद से पॉलिनोमियल जनरेट कर लूँ जो रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी को, और फिर उस पॉलिनोमियल का हम डेरिवेटिव ले लें तो हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल सकती है। तो इसका मतलब है कि ऐसे तमाम इवेंट्स जिनमें आप डाटा जनरेट कर लें डिस्क्रीट और फिर उसको आप पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर लें थ्रू सम स्कीम्स, और फिर जब वो पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम जानते हैं कि पॉलिनोमियल्स जो होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं थ्रू आउट द डोमेन। तो हम फिर उस पॉलिनोमियल की मदद से जो है वो डेरिवेटिव जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तमाम का तमाम इंटरपोलेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो रहा है एक थ्योरम से विच इज नोन एज वेस्टर्स अप्रोक्सीमेशन थ्योरम, और दिस सेट्स द फाउंडेशन फॉर के हम किसी फंक्शन को पॉलिनोमियल से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। तो ये थ्योरम क्या कह रहा है? सपोज दैट कि हमारे पास एक फंक्शन है जो कि डिफाइंड है और कंटिन्यूस है ऑन द इंटरवल ए बी फॉर ईच एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0। तो हमारे पास वेस्टर्स अप्रोक्सीमेशन थ्योरम हमें ये बता रहा है कि आपके पास कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है अगर वो कंटिन्यूस है और वेल डिफाइंड है ऑन द इंटरवल ए बी, तो हम उसके लिए एक पॉलिनोमियल डिफाइन कर सकते हैं पी ऑफ एक्स कोरिस्पोंडिंग टू दैट फंक्शन सच दैट कि एफ ऑफ एक्स माइनस पी ऑफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एक्स इन ए बी। तो इससे मुराद क्या है? एफ ऑफ एक्स माइनस पी ऑफ एक्स एक एप्सिलॉन से लेस है वेयर एप्सिलॉन वेरी वेरी स्मॉल होता है फॉर ऑल एक्स इन ए बी। तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन एक्स की वैल्यू और पॉलिनोमियल की वैल्यू तमाम एक्स की वैल्यूज के लिए एक दूसरे के वेरी वेरी क्लोज हैं। तो अगर ये दोनों वेरी वेरी क्लोज हों तो इन सच अ केस फिर हम फंक्शन को एक पॉलिनोमियल की मदद से एक्सप्रेस कर सकते हैं। और हम जानते हैं कि अगर हमारे पास nth ऑर्डर पॉलिनोमियल हो पी एन एफ एक्स, तो हम उसको फिर लिख सकते हैं ए एन एक्स रेज टू पावर एन, के एक्स की हाईएस्ट पावर उसमें n होगी, और हमारे पास टिल के हम ए नॉट तक जाएंगे जहाँ पे कांस्टेंट टर्म अपीयर हो जाएगी। तो ए नॉट से लेके ए एन तक कोफिशिएंट्स हो जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास जो nth ऑर्डर पॉलिनोमियल है वो जनरेट हो जाएगा। अब अगर मैं इसी चीज को ग्राफिकली देखना चाहूँ तो हम क्या कह रहे हैं? लेट से मेरे पास ये ब्लैक कर्व है जो कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, और ब्लू कर्व है जो कि फंक्शन हम पॉलिनोमियल बना लेते हैं जनरेट कर लेते हैं पी ऑफ एक्स। तो अगर ये पॉलिनोमियल है
और ये एक्चुअल कर्व है। अब हम देख सकते हैं कि ये दोनों एग्जैक्टली ओवरलैपिंग नहीं है, लेकिन पोलिनोमियल जो है वो क्लोज नेबरहुड में लाई करता है एफ ऑफ एक्स के। अगर ये डिस्टेंस जिसको हम कह रहे हैं एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन जो डिस्टेंस है ये वेरी वेरी स्मॉल हो बिटवीन द पोलिनोमियल एंड द एक्चुअल कर्व, तो अगर ये डिस्टेंस स्मॉल हो तो इन सच अ केस हमारे पास ये अप्रोक्सीमेशन वैलिड होती है। तो आप देखें इसका मतलब है कि ये जो दो डॉटेड लाइंस के दरमियान वर्टिकल हाइट एप्सिलॉन इफ इट इज वेरी वेरी स्मॉल, तो इन सच अ केस आपके पास वो जो अप्रोक्सीमेशन है बाय वेस्टर्स अप्रोक्सीमेशन थ्योरम वो वैलिड होती है। तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी फंक्शन जो है जिसका आप पोलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन करें उसको प्लॉट करें, पोलिनोमियल को प्लॉट करें और देख लें कि इनकी अपर और लोअर बाउंड्स क्या है। उन दोनों बाउंड्स को जो कर्व ड्रा कर रही है उसकी जो वर्टिकल हाइट है बिटवीन दीज टू डॉटेड लाइंस, अगर वो हमारे पास वेरी वेरी स्मॉल हो तो इन सच अ केस हमारी पोलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन जो है वो वैलिड होगी। अब कैलकुलस में हमने पोलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन के लिए एक मेथड पढ़ा हुआ है विच इज नोन एज टेलर सीरीज एक्सपेंशन मेथड। अब टेलर सीरीज में हम फंक्शन को पोलिनोमियल की मदद से अप्रोक्सीमेट करते थे। तो आपको याद होगा कि अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो e रेज़ टू पावर x, तो इसकी टेलर सीरीज एक्सपेंशन थी 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x4 बाय 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास इसकी टेलर सीरीज एक्सपेंशन थी। तो हम इसको इस फॉर्म में टेलर सीरीज की मदद से एक्सपेंड कर सकते हैं। अब आप देखें कि ये हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज है, तो हम उसकी इनफाइनाइट टर्म्स को तो रिटेन नहीं कर सकते, वी ऑलवेज नीड टू रिटेन सम फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। तो हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू इज के लेट्स से कि हम सिर्फ सिंगल टर्म रिटेन करते हैं, तो हमारे पास पोलिनोमियल बन जाएगा पी नॉट ऑफ एक्स ऑफ ऑर्डर 0। फिर फर्स्ट ऑर्डर का पोलिनोमियल ले लेते हैं जिसमें 2 टर्म्स रिटेन कर लेते हैं 1 प्लस एक्स। फिर सेकेंड ऑर्डर का पोलिनोमियल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। फिर थर्ड ऑर्डर का पोलिनोमियल ले लेते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 6 एंड सो ऑन। तो इस तरह हम 5 पोलिनोमियल्स कंसीडर कर लेते हैं अप टू द ऑर्डर 5 तक के 5 पोलिनोमियल्स हैं कि लेट्स से वो एक्सपोनेंशियल को एक्सप्रेस करते हैं। अब आप जानते हैं कि हम इनफाइनाइट टर्म्स को ऑलवेज रिटेन नहीं कर सकते, हमें कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स के साथ उसको रिप्लेस करना होता है। तो अगर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को इन 5 पोलिनोमियल्स के साथ रिप्लेस करें तो फिर देखते हैं कि हमारी जो अप्रोक्सीमेशन है वो कितनी गुड है। लेट्स से हम प्लॉट करें एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स को, तो ये हमारे पास ब्लू लाइन जो है दैट रिप्रेजेंट्स द ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल ई रेज़ टू पावर एक्स। अब यहाँ पे पी नॉट ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, और आप देखें कि ये और एक्सपोनेंशियल का ग्राफ जो है ये एक्चुअली सिर्फ एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, और वो पॉइंट है हमारे पास x इज इक्वल्स टू 0। तो जब x 0 वैल्यू है तो सिर्फ इस पॉइंट पे एक्सपोनेंशियल का ग्राफ और हमारे पास जो ग्राफ है p नॉट ऑफ x का, ये दोनों आपस में मैच कर रहे हैं। अदर देन दैट कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पे दोनों कर्व्स ओवरलैपिंग हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि p नॉट इज द गुड अप्रोक्सीमेशन टू एक्सपोनेंशियल ग्राफ ओनली एट अ सिंगल पॉइंट x इज इक्वल्स टू 0। P1 ऑफ x पे आ जाए, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है जो कि पास कर रही है 1 में से, और आप देखें कि जब ये लाइन पास कर रही है तो इन दिस केस हम देख सकते हैं कि थोड़ी सी लिटिल बिट ऑफ ओवरलैपिंग रीजन जो है वो आपके पास 0 के अलावा भी जो है वो P1 के केस में ऐड हो गया। तो आपके पास 0 के अलावा भी रीजन जो है वो उसमें ऐड हो गया P1 के केस में। नाउ P2 ऑफ x कंसीडर कर लें तो हम देख सकते हैं कि ये जो ओवरलैपिंग रीजन है ये सर्टेनली कुछ मजीद जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा P2 ऑफ x के केस में। P3 ऑफ x के केस में ये मजीद ओवरलैप और रीजन जो है एक्सटेंड होता जा रहा है। P4 के केस में ये आपके पास यहाँ तक एक्सटेंड हो गया। P5 के केस में ये फर्दर एक्सटेंड होकर यहाँ तक चला गया। तो आप देख लें कि हमारे पास जितना हम हायर ऑर्डर पोलिनोमियल लेते जा रहे हैं, कंसीडर करते जा रहे हैं, उतना एक्सपोनेंशियल का ग्राफ और पोलिनोमियल टेलर अप्रोक्सीमेशन का ग्राफ क्लोज आता जा रहा है। बट स्टिल आप नोट करेंगे कि इवन P5 का ग्राफ x इज इक्वल टू 3 पे एक्सपोनेंशियल के ग्राफ को मैच नहीं कर रहा, और अगर मैं x इज इक्वल टू 10 की बात करूं तो बिल्कुल भी मैच नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जितनी वैल्यू क्लोजर टू 0 है
उतनी टेलर सीरीज अप्रोक्सीमेशन जो है वो क्लोजर है टू द एक्चुअल फंक्शन एक्सपोनेंशियल ई रेज़ टू पावर एक्स के, और जितने हमारे पास अवे फ्रॉम हम जीरो मूव कर रहे हैं उतने हमारे पास जो पोलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन है वो अवे मूव करती जा रही है एक्सपोनेंशियल के ग्राफ से। तो दिस सजेस्ट अस दैट द टेलर अप्रोक्सीमेशन इज एक्यूरेट नियर जीरो एंड इट इज नॉट एक्यूरेट अवे फ्रॉम जीरो लाइक एक्स इज इक्वल्स टू 3 पे। तो एक्यूरेट नियर जीरो क्यों है? जिस पॉइंट के अबाउट आप टेलर सीरीज को एक्सपेंड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ऑफ एक्सपेंशन हमारा एक्स इज इक्वल्स टू 0 है, तो इस केस में आपकी टेलर सीरीज अप्रोक्सीमेशन जो है वो इवन सिंगल टर्म भी सफिशिएंट है कि वो एग्जैक्टली मैच करिए एक्सपोनेंशियल के ग्राफ को। लेकिन जितना आप पॉइंट ऑफ एक्सपेंशन से अवे मूव करते जा रहे हैं तो आपकी जो अप्रोक्सीमेशन है वो भी अवे मूव करती जा रही है। तो दिस सजेस्ट अस दैट कि टेलर सीरीज एक्सपेंशन अगर हमने यूज करनी है फॉर एनी फंक्शन की पोलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन के लिए, तो उसकी वैलिडिटी जो होगी वो सिर्फ होगी अबाउट द पॉइंट ऑफ एक्सपेंशन, और अगर हमने अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एक्सपेंशन भी एक्यूरेसी रिक्वायर्ड है तो फिर टेलर की सीरीज जो है वो हम यूटिलाइज नहीं कर सकते। अब टेलर सीरीज अप्रोक्सीमेशन आप यूज नहीं कर सकते, जबकि हमें ऐसा पोलिनोमियल चाहिए कि वो पूरे डाटा को सेटिस्फाई करता हो। फॉर एग्जांपल अब मेरे पास ये वेलोसिटी के लिए अगर मैं पोलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज करना चाहता हूं तो ये अप्रोक्सीमेशन जो है वो पूरे डाटा के लिए वैलिड होनी चाहिए, यानी कि ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक पॉइंट पे वैलिड हो जाए। तो अब अगर मैं 20 के अबाउट टेलर सीरीज एक्सपेंशन करूंगा तो बस 20 के अबाउट तो वैलिड होगी, यानी कि यहाँ पे तो वैलिड होगी, लेकिन इससे अवे 5, 10, 20, 30, 50 पे वैलिड नहीं होगी। तो हमें तो ऐसी पोलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन चाहिए जो गिवन डाटा को सेटिस्फाई करती हो। तो इसका हल जो है वो हमारे पास है लैग्रांज इंटरपोलेशन। लैग्रांज इंटरपोलेशन लेट से हम स्टार्ट करते हैं विद 2 डाटा पॉइंट्स। हमारे पास एक डाटा पॉइंट है x0, एक पॉइंट है x1, और उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यूज हैं हमारे पास f of x0 एंड f of x1। तो हम एक ऐसी पोलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन लेते हैं कि जो इस डाटा को सेटिस्फाई करे। तो मैं ये कर लेता हूं कि p of x को लीनियर कॉम्बिनेशन लिख लेता हूं f of x0 एंड f of x1 का with 2 वेरिएबल्स L0 of x एंड L1 of x। अब आप देखें कि मैंने इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन लिख लिया है। अब इसका मतलब ये होगा कि एटलीस्ट इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन है तो ये दोनों वैल्यूज तो इस पोलिनोमियल में लाए करती। अब व्हाट आई वांट इज कि ये पोलिनोमियल इस डाटा को सेटिस्फाई करे। तो अगर ये इस डाटा को सेटिस्फाई करे तो होना ये चाहिए कि जब व्हेन x इज इक्वल टू x0 हो जाए, यानी कि जब x की वैल्यू x0 के इक्वल आ जाए, तो p ऑफ x0 का आंसर हमारे पास इक्वल आ जाए f ऑफ x0 के, और जब x इज इक्वल टू x1 हो जाए तो p ऑफ x1 का आंसर हमारे पास आ जाए f ऑफ x1 के। तो फिर ये हमारी अप्रोक्सीमेशन जो है वो वैलिड हो जाएगी। अब अगर ऐसा हो कि ये पोलिनोमियल हमें गिवन डाटा को सेटिस्फाई करे तो होना क्या चाहिए? p ऑफ x0 f ऑफ x0 के इक्वल आ कब सकता है? ये f ऑफ x0 के इक्वल आ तब सकता है कि जब L0 ऑफ x0, जब आप उसमें x0 पुट करें तो L0 ऑफ x0 का आंसर आ जाए 1 और L1 ऑफ x0 का आंसर हमारे पास आ जाए 0। तो ये 0 हो जाएगी टर्म, ये 1 हो जाएगी, तो आंसर f ऑफ x0 आ जाएगा। अब x इज इक्वल टू x1 पे क्या होना चाहिए कि L0 ऑफ x1 अगर हमारे पास हो जाएगा इक्वल टू 0 और L1 ऑफ x1 हमारे पास इक्वल हो जाए 1 के, तो उस केस में हमारे पास p ऑफ x1 जो है वो इक्वल आ जाएगा f ऑफ x1 के, कि ये 1 हो जाएगा और ये टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी। अब इसका मतलब है कि हमें L0 और L1 ऐसे डिफाइन करने हैं कि जो इन चारों कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हो। तो लेट्स से कि आई स्टार्ट विद डिफाइनिंग L0 ऑफ x, कि L0 ऑफ x डिफाइन करता हूं और L0 ऑफ x मुझे ऐसा चाहिए कि जब x1 पुट करूं तो 0 हो जाए। तो मैं ये कर लेता हूं कि इसको ले लेता हूं x माइनस x1, कि जब x1 आप पुट करेंगे तो x1 माइनस x1 L0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये वाली कंडीशन मेट हो जाएगी। अब L1 पे आ जाते हैं। L1 ऑफ x हमें ऐसा चाहिए कि जब x0 पुट करूं तो 0 हो जाए। तो इसको मैं लिख लेता हूं x माइनस x0, कि जब x0 आप सब्स्टिट्यूट करें तो आंसर हमारे पास 0 आ जाए। अब
सेकेंड कंडीशन ये है कि एल नॉट में जब x इज इक्वल टू एक्स नॉट हो जाए तो आंसर 1 आ जाए। अब x1 पे तो 0 आ रहा है, x नॉट पे 1 तभी आ सकता है कि जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए। तो मैं डिनोमिनेटर में भी अगर लिख लूं x नॉट माइनस x1, तो जब आप इसमें x इज इक्वल टू एक्स नॉट पुट करोगे तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर इक्वल होके कैंसिल हो जाएंगे, आंसर 1 आ जाएगा। और जब आप इसमें x1 पुट करेंगे तो x1 माइनस x1 0 हो जाएगा, तो ये वाली कंडीशन मैट हो जाएगी। तो L नॉट तो ओके हो गया। अब आ जाते हैं L1 पे। अब L1 कैसा हो जाए कि जब आप x1 पुट करें तो 1 आ जाए। तो इसका मतलब है कि हम जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर अगर इक्वल हो जाएंगे तो वो कैंसिल आउट होकर आंसर 1 दे देंगे। तो आप x की जगह x1 पुट कर दें, x1 माइनस x नॉट। अब जब आपके पास x इक्वल्स टू x नॉट होगा तो L1 0 हो जाएगा, और जब x इक्वल्स टू x1 होगा तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएंगे, L1 की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। तो आप देखें कि हमने ऐसे L नॉट ऑफ x एंड L1 ऑफ x लिख लिए हैं कि ये जो गिवन पोलिनोमियल है ये हमारे पास गिवन डाटा को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो हमें हमारे पास उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो पोलिनोमियल p ऑफ x है वो इक्वल हो गया p ऑफ x इज इक्वल्स टू L नॉट ऑफ x इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस L1 ऑफ x इंटू एफ ऑफ x1। अब यहां पे आप L नॉट और L1 की वैल्यू पुट कर दें, तो L नॉट है हमारे पास x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x नॉट माइनस x1, इट्स नॉट 2, x माइनस x नॉट माइनस x1। ओके, इसके साथ आ गया f ऑफ x नॉट प्लस L1 ऑफ x हमारे पास बन गया है x माइनस x नॉट डिवाइडेड बाय x1 माइनस x नॉट टाइम्स f ऑफ x1। तो ये हमारे पास पोलिनोमियल बन गया p ऑफ x। अब हम इसी की मदद से फिर लीनियर लैग्रांज इंटरपोलेशन जो है वो डिटरमिन करते हैं जो कि सेटिस्फाई करे गिवन डाटा पॉइंट्स को। अब लीनियर से क्या मुराद है? आप देखें कि यहाँ पे जो पोलिनोमियल p ऑफ x है इसका ऑर्डर क्या नजर आ रहा है? आपको क्या लगता है कि इसका ऑर्डर क्या है? जी बच्चों, p ऑफ x का ऑर्डर क्या है? इसमें x की पावर 1 से ज्यादा तो नहीं जा रही। ओके, तो x की पावर क्योंकि मैक्सिमम 1 है तो दिस मींस दैट के पोलिनोमियल जो है वो ऑर्डर 1 का पोलिनोमियल है। अब यहाँ पे लीनियर लैग्रांज इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल दैट पासेस थ्रू द पॉइंट्स 2, 4 एंड 5, 1। तो हम एक लीनियर लैग्रांज इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल डिटरमिन करना चाहते हैं। लीनियर का मतलब है कि x की पावर 1 है, पॉइंट्स है हमारे पास 2, 4 एंड 5, 1। तो सबसे पहले हम इसको टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं, x f ऑफ x कि जब x 2 होगा तो f ऑफ x 4 है, और जब x 5 है तो f ऑफ x 1। ये हमारे पास आ गए। अब हमने p ऑफ x में L नॉट ऑफ x और L1 ऑफ x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास यहाँ पे ये है x नॉट, ये है हमारे पास x1, और ये हमारे पास वैल्यू है f ऑफ x नॉट, और ये हमारे पास वैल्यू है f ऑफ x1 की। तो अब यहाँ पे हम L नॉट ऑफ x की वैल्यू डिटरमिन करते हैं और L1 ऑफ x की वैल्यू डिटरमिन करते हैं। तो L नॉट ऑफ x था हमारे पास x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x नॉट माइनस x1। तो आप इसमें पुट कर दें तो आपके पास आ जाएगा x माइनस 5 और x नॉट की वैल्यू है 2 माइनस 5। तो ये L नॉट ऑफ x आ गया। फिर आप आ जाए L1 ऑफ x। तो L1 ऑफ x है हमारे पास x माइनस x नॉट डिवाइडेड बाय x1 माइनस x नॉट। तो आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, x माइनस 2 और डिवाइडेड बाय x1 जो है वो हमारे पास है 5 माइनस 2। L नॉट ऑफ x की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी सिंप्लीफाई करके, L1 ऑफ x की वैल्यू ये आ गई। तो अपने पोलिनोमियल में पुट कर दें L नॉट ऑफ x इंटू एफ ऑफ x नॉट, L1 ऑफ x इंटू एफ ऑफ x1। तो ये L नॉट ऑफ x की वैल्यू आ गई, f ऑफ x नॉट की वैल्यू है 4 तो मल्टीप्लाई विद 4, प्लस ये L1 ऑफ x की वैल्यू आ गई मल्टीप्लाई विद f ऑफ x1 जिसकी वैल्यू हमारे पास है 1। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास ये पोलिनोमियल बन जाएगा 6 माइनस x जिसका ऑर्डर जो है वो 1 है।
और अगर अब हम इस पोलिनोमियल को ड्रा कर लें तो हमारे पास ये पोलिनोमियल जो है बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन है जो इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर रही है। तो आप ग्राफ पे ड्रा करें तो ये ब्लू लाइन जो है वो इस पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट करती है। अब आप देखें कि हमारे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन थी वो डिस्क्रीट थी। हमारे पास सिर्फ दो पॉइंट्स गिवन थे 2, 4 एंड 5, 1। हमें नहीं पता था कि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान क्या रिलेशन है। तो लेग्रांज इंटरपोलेशन की मदद से हमने फर्स्ट ऑर्डर का एक पोलिनोमियल कंस्ट्रक्ट कर लिया है जो कि हमें बता रहा है कि इन दोनों के दरमियान एक लीनियर रिलेशनशिप जो है वो एग्जिस्ट करता है। और ये जो लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू एग्जिस्ट करता है उसे हमने एक पोलिनोमियल की मदद से एक्सप्रेस कर लिया। अब आप देखो कि हम इस डाटा को देख के नहीं बता सकते कि 3 पे या 3.5 पे या 4 और 4.5 पे क्या वैल्यू है एफ ऑफ एक्स की। लेकिन अब आप इस ग्राफ की मदद से या इस पोलिनोमियल की मदद से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं 3 पे भी। लाइक अगर आपसे पूछा जाए कि पी ऑफ 3 क्या है तो आप यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3। आपसे पूछा जाए कि पी ऑफ 3.5 क्या है तो आप यहाँ पे 3.5 पुट कर देंगे और आप उसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो आप देखें कि हमने डिस्क्रीट डाटा को कन्वर्ट कर लिया है कंटिन्यूस पोलिनोमियल में। अब पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन डिस्क्रीट थी, वहां से वो कंटिन्यूस में कन्वर्ट होगी। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव अचीव। सेकंड कि पोलिनोमियल में जब आपने कन्वर्ट कर लिया तो अब आपके पास कोई भी नोड ऐसा है जहां पे आप वैल्यू डिटरमिन करना चाहते हैं तो आप इस पोलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करके वो वैल्यू जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं। जी बेटा, किसी की कोई क्यूरी है इसके हवाले से तो पूछ सकते हैं। ओके, अगर आपको ये क्लियर है तो फिर हम आगे चलते हैं। अब ये तो हमने अभी देखा कि हमारे पास 2 डेटा पॉइंट्स थे और हमने 2 डेटा पॉइंट्स के लिए अब जब हमने 2 डेटा पॉइंट्स को लेके इसको सॉल्व किया तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर पोलिनोमियल जो है वो कंस्ट्रक्ट हो गया। अब हम करते हैं कि लेट्स से 3 डेटा पॉइंट्स हो। जब आपके पास 3 डेटा पॉइंट्स होंगे x0, x1 एंड x2 और उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू होगी f of x0, f of x1 एंड f of x2। तो अब वंस अगेन हम इन तीनों के लीनियर कम्बिनेशन को यूज करते हुए पोलिनोमियल लिखते हैं। तो p of x is equals to L0 of x into f of x0, L1 of x into f of x1, L2 of x into f of x2 कि हमने ये तीनों वैल्यूज का लीनियर कम्बिनेशन लिख लिया। वंस अगेन अब हमें चाहिए क्या कि हमें चाहिए कि ये पोलिनोमियल गिवन डाटा को सेटिस्फाई करे। तो इसको सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है? इसको सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि हमारे पास p of x जो है जब मैं उसमें पुट करूं x0 तो मेरे पास आंसर आना चाहिए f of x0। अब f of x0 आंसर कब पॉसिबल है? f of x0 पॉसिबल तब है कि जब L0 of x0 जो है ये आपके पास हो जाए 1 के इक्वल, L1 of x0 जो है ये इक्वल हो जाए 0 के, L2 of x0 जो है ये आपके पास इक्वल हो जाए 0 के। तो फिर p of x जो है वो f of x0 के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह जब हम x की जगह x1 पुट करें तो हमारे पास ये हो जाना चाहिए p of x1 is equal to f of x1। और ये पॉसिबल कब है कि जब L0 of x1 जो है ये 0 हो जाए, L1 of x1 जो है ये हमारे पास 1 हो जाए और L2 of x1 जो है ये हमारे पास 0 हो जाए, तो फिर ये पॉसिबल है। इसी तरह जब पोलिनोमियल में आप x is equal to x2 पुट करें तो आंसर हमारे पास आना चाहिए f of x2। तो ये कब पॉसिबल है कि जब आपके पास हमारे पास L0 of x2 जो है वो 0 हो जाए, L1 of x2 जो है वो भी 0 हो जाए और L2 of x2 जो है वो हमारे पास 1 हो जाए। अब ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाह रहे हैं। अब आप देखिए मैं चाहता क्या हूं कि L0 of x जो है ना, मैं सिर्फ L0 लिखता हूं, बाकी फिर हम उसी से आइडिया जो है कॉपी कर लेंगे। मैं चाह ये रहा हूं कि L0 of x जो है जब x1 पुट करूं तब भी 0 हो जाए और जब x2 पुट करूं तब भी 0 हो जाए। तो मैंने क्या कर लेना है, आई कैन सिंपली डू इज कि आप यहाँ पे लिख लें कि हमारे पास जब x माइनस x1 एंड x माइनस x2, तो आप देखें कि जब आप x1 पुट करेंगे या x2 पुट करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। और मैं ये चाह रहा हूँ कि जब x0 पुट करूँ तो आंसर 1 आए, तो मैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर को इक्वल कर दूंगा x0 के लिए। तो x0 माइनस x1 इंटू x0 माइनस x2। तो अब इस केस के लिए अगर आप देखें
तो अब हमारे पास क्या हो रहा है कि अब हमारे पास जो है, जब आप ये केस है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक्स नॉट जब पुट करेंगे तो एक्स नॉट माइनस एक्स वन, एक्स नॉट माइनस एक्स टू, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, एल नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो आप देखें, इससे मुझे अंदाजा हो गया है कि एल नॉट ऑफ एक्स में न्यूमरेटर में एक्स नॉट का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, उसके अलावा तमाम पॉइंट्स का डिफरेंस होना चाहिए, यानी कि एक्स वन के साथ भी डिफरेंस है, एक्स टू के साथ भी है, लेकिन एक्स नॉट के साथ नहीं है। और डिनोमिनेटर में एक्स की जगह जिस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग वो कोफिशिएंट है वो पुट कर दें, तो एक्स नॉट पुट कर दें, तो ये आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएंगे। अब इसी पैटर्न को फॉलो करते मैं L1 लिख सकता हूँ। L1 के केस में वो कोफिशिएंट है x1 का, तो इसका मतलब है इसके अलावा बाकी दोनों पॉइंट से डिफरेंस ले लेंगे, x माइनस एक्स नॉट एंड x माइनस एक्स टू, और डिनोमिनेटर में x की जगह x1 पुट कर दें, तो x1 माइनस एक्स नॉट एंड x1 माइनस एक्स टू। फिर आ जाते हैं x2 की तरफ, L2 ऑफ x कोफिशिएंट f ऑफ x2 का, तो आप इसका डिफरेंस ले लें अदर 2 पॉइंट्स के साथ, x माइनस एक्स नॉट एंड x माइनस एक्स वन, और डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा x की जगह x2 पुट कर देंगे, x2 माइनस एक्स नॉट एंड x2 माइनस एक्स वन। तो अब आप देखें कि L0, L1 एंड L2 ऑफ x हमने ऐसे कंस्ट्रक्ट कर लिए हैं कि जो इन गिवन रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो लेग्रांज पोलिनोमियल हमने डिफाइन किया है ये भी हमारा गिवन डेटा को सेटिस्फाई करता है। क्या आप कंफर्म कर सकते हैं कि ये उसको सेटिस्फाई करेगा? जी सर। ओके, तो आपको कोई पैटर्न नजर आ रहा है? यस सर, पैटर्न इसमें वही है कि जो कंसर्न्ड वेरिएबल उसको डिफरेंस में नहीं डालते हम, और बाकी जो है डिनोमिनेटर में उसी के रेलेवेंट हम न्यूमरेटर के साथ तो डिफरेंस डाल देते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। और एक और आपने पॉइंट नोट किया हो तो हमारे पास अब 3 डेटा पॉइंट्स एक्स नॉट, एक्स वन एंड एक्स टू, और जो पोलिनोमियल का ऑर्डर है वो 2 हो गया, यानी कि यहाँ जो पोलिनोमियल का ऑर्डर है 2 है। जब हमारे पास 2 डेटा पॉइंट्स थे तो पोलिनोमियल का ऑर्डर 1 था, जब 3 डेटा पॉइंट्स थे तो पोलिनोमियल का ऑर्डर 2 है। इसका मतलब है कि हमारे पास लेग्रांज पोलिनोमियल का ऑर्डर जो है वो हमेशा टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट से 1 लेस होता है, यानी कि आपके पास जितने टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स होंगे उससे 1 लेस ऑर्डर का पोलिनोमियल जो है वो कंस्ट्रक्ट होगा। अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर मेरे पास n+1 नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स हो, x0, x1, x2, xn, मेरे पास n+1 नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स हैं, तो अब इस केस में n+1 नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स हैं, तो इस केस में जो पोलिनोमियल का ऑर्डर बनेगा वो क्या बनना चाहिए? n बनना चाहिए, यानी कि जितने नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स है उससे 1 लेस, तो ऑर्डर n का पोलिनोमियल फॉर्म होगा जब आपके पास टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स n+1 होंगे। n+1 में क्यों कह रहा हूँ, 1 से लेके n तक आपके पास n डेटा पॉइंट्स हैं और एक डेटा पॉइंट एडिशनल x0, तो टोटल n+1 डेटा पॉइंट्स हो गए। अब हम वंस अगेन इसको भी एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन लिख लेते हैं, f ऑफ एक्स नॉट इंटू एल नॉट ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स वन इंटू एल वन ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स एन इंटू एल एन ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाएगा फंक्शन की आउटपुट्स का। अब यहाँ पे आपको l के साथ एक और टर्म यहाँ पे लिखी आ रही है, सिर्फ एल नॉट नहीं है, उसके साथ एक सबस्क्रिप्ट ऐड किया गया एल एन। ये जो n है ये बेसिकली ऑर्डर ऑफ पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास जो पोलिनोमियल है उसका ऑर्डर जो है वो n होगा। तो ऑर्डर ऑफ पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस केस में हमारे पास जो पोलिनोमियल बनेगा वो ऑर्डर n का बनेगा। ओके, अब हम आ जाते हैं अपने पैटर्न पे कि मैं जनरलाइज लिखना चाहता हूं एल एन के ऑफ एक्स, यानी कि एल के ऑफ एक्स को लिखना चाह रहा हूं बेसिकली कि केथ ऑर्डर लेग्रांज कोफिशिएंट ऑफ एफ ऑफ एक्स के, इसका जो कोफिशिएंट होगा एफ ऑफ एक्स के का वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट एल के ऑफ एक्स। अब इसका कोफिशिएंट हमारे पास क्या हो जाएगा कि आप देखें कि हम जो लेग्रांज कोफिशिएंट लिखते हैं उसमें एक्स के का डिफरेंस नहीं लिखेंगे, बाकी तमाम नोड्स का डिफरेंस लिखेंगे। तो इसका मतलब है पहला पॉइंट आ जाएगा एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स वन, सो ऑन एक्स माइनस एक्स के माइनस वन, यानी कि एक्स के से एक पहले तक आ गए। फिर एक्स माइनस एक्स के वाला डिफरेंस स्किप हो जाएगा, वो नहीं आएगा न्यूमरेटर में। फिर नेक्स्ट आ जाएगा एक्स माइनस एक्स के प्लस वन,
और उससे लेके लास्ट डेटा पॉइंट है हमारे पास xn, तो x माइनस xn, और डिनोमिनेटर में हमारे पास हो जाएगा x की जगह हम xk से रिप्लेस कर देंगे, xk माइनस एक्स नॉट, xk माइनस x1 एंड सो ऑन, xk माइनस xk माइनस 1, xk माइनस xk प्लस 1 एंड सो ऑन, लास्ट में आ जाएगा xk माइनस xn। तो अब आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये जो लेग्रांज कोफिशिएंट बन रहा है इसका ऑर्डर n है। क्यों ऑर्डर n है? 0 से लेके n तक तमाम टर्म्स अपीयर हो रही हैं अदर देन xk के। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे 0 से लेके n तक टोटल टर्म्स थी n प्लस 1, लेकिन एक टर्म बीच में से स्किप है xk वाली, तो टर्म्स जो रह गई हैं रिमेनिंग टर्म्स हैं वो n है। तो इसका मतलब है जब आप इन सबको x वाली डिफरेंस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर जो मैक्सिमम अपीयर होगी वो n होगी। तो दिस मीन्स दैट कि जब n प्लस 1 नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स होंगे तो लेग्रांज कोफिशिएंट जो होंगे उनका ऑर्डर n होगा। एक चीज, दूसरी चीज हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर चुके हैं कि तमाम लेग्रांज कोफिशिएंट्स का ऑर्डर सेम होता है। इसका मतलब है कि अगर L0 ऑर्डर 2 का है तो L1 भी ऑर्डर 2 का है, L2 भी ऑर्डर 2 का है, तो जो भी एक लेग्रांज कोफिशिएंट का ऑर्डर होगा वही हमारे पास तमाम लेग्रांज कोफिशिएंट्स का ऑर्डर होगा। अब हमें 3 डेटा पॉइंट्स दे दिए गए, यूज द नंबर्स विच वी कॉल द नोड्स। वही बात जो मैंने की कि हमें जहाँ पे वैल्यू डिटरमिन होती है या नॉन होती है उन्हें हम नोड्स कहते हैं। तो x0 इज इक्वल टू 2, x1 इज इक्वल टू 2.75 एंड x2 इज इक्वल टू 4। These are 3 nodes to find a second order Lagrange interpolating polynomial for the function f of x is equal to 1 by x। तो इस फंक्शन के करस्पॉन्डिंग हम पोलिनोमियल एस्टेब्लिश करना चाहते हैं एंड यूज दिस पोलिनोमियल टू अप्रोक्सीमेट द वैल्यू एट 3। तो फिर इस पोलिनोमियल की मदद से हम फंक्शन की वैल्यू अप्रोक्सीमेट करेंगे एट 3 पे। अब इस केस में आप देखें कि हमारे पास 3 डेटा पॉइंट्स हैं, x0, x1 एंड x2। x0 जो है ये हमारे पास है 2, x1 है 2.75 और x2 है हमारे पास 4। तो f ऑफ x की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी? फंक्शन हमारे पास 1 by x, तो जब आप 1 by x पुट करेंगे तो 1 by 2, 1 by 2.75 एंड 1 by 4। तो ये हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी f ऑफ x की। अब हम तीनों कोफिशिएंट्स लिख लेते हैं, L0 ऑफ x, L1 ऑफ x एंड L2 ऑफ x। आप देखें कि L0 ऑफ x में हमारे पास x0 के अलावा बाकी तमाम का डिफरेंस आना है, तो x माइनस 2.75 टाइम्स x माइनस 4 और डिवाइडेड बाय x की जगह हम x0 सब्सटीट्यूट कर देंगे तो वो हमारे पास है 2। तो 2 माइनस 2 पॉइंट, ये हमारे पास टाइपिंग एरर है, यहाँ पे ये 2.75 ही है यहाँ पे ये वैल्यू जो है। सो फिर 2 माइनस 4 हो जाएगा और आप सिंप्लीफाई करके ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। L1 ऑफ x में आ जाए तो अब हमारे पास 1 है, तो ऑब्वियसली x1 को स्किप करना है, x माइनस 2 एंड x माइनस 4 ये दोनों डिफरेंस आ गए और डिनोमिनेटर में x की जगह x1 पुट कर देना है, तो वो हमारे पास है 2.75, तो वो पुट कर देंगे 2.75 माइनस 2 एंड 2.75 माइनस 4। तो ये L1 ऑफ x आ गया। फिर आ जाए L2 ऑफ x में, तो अब हमारे पास L2 के केस में x2 हमने स्किप कर देना है, तो आ जाएगा x माइनस 2 एंड x माइनस 2.75 और x माइनस 4 जो है वो स्किप हो जाएगा और डिनोमिनेटर में आपके पास x की जगह आप x2 पुट कर देंगे तो 4 माइनस 2 एंड 4 माइनस 2.5। L0, L1, L2 की वैल्यू कैलकुलेट हो गई है, इसको अपने पोलिनोमियल में सब्सटीट्यूट कर दें। तो आपने L0 ऑफ x को मल्टीप्लाई करना था f ऑफ x नॉट के साथ, L1 ऑफ x को मल्टीप्लाई करना था f ऑफ x1 के साथ और L2 ऑफ x को मल्टीप्लाई करना था f ऑफ x2 के साथ। तो जब आप ये मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा f ऑफ x2 का, ये फाइनल रिजल्ट आपके पास ये सेकंड ऑर्डर पोलिनोमियल बन जाता है। अब आप देखें हमारे पास एक्चुअल फंक्शन था 1 by x, उस फंक्शन को पोलिनोमियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है एक सेकंड ऑर्डर का क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब इस फंक्शन में x की जगह जब हम 3 पुट करते हैं तो p ऑफ 3 हमारे पास x की जगह आप 3 पुट करेंगे तो आंसर आ रहा है 0.32955 और अगर हम फंक्शन में वैल्यू पुट करें 1 by x में तो हमारे पास 1 by 3 जो है इसकी वैल्यू हमारे पास इक्वल आती है 0.33333 एंड 3 सो। तो आप देखें कि हमारे पास मुझे जो नज़र आ रहा है वहाँ से ये नज़र आ रहा है कि 2 डेसिमल पॉइंट 0.3 तक मैचिंग है
उसके बाद वाले डेसिमल पॉइंट्स जो मैच नहीं कर रहे। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे मैं एरर फाइंड करूँ f(3) माइनस p(3) डिवाइडेड बाय f(3), तो इसका जो रिलेटिव एरर मेरे पास आ जाएगा दैट विल बी ऑफ ऑर्डर 10⁻⁻²। तो यहाँ पे 10⁻⁻² के ऑर्डर का हमारे पास एरर अपीयर हो जाएगी। अब आप देखो कि एक हमारे पास फंक्शन था जो कि कंटिन्यूस था थ्रू आउट द डोमेन। उस फंक्शन के करस्पॉन्डिंग हमने जब पोलिनोमियल बनाया है तो ये पोलिनोमियल भी कंटिन्यूस है, लेकिन पोलिनोमियल की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। अब अगर हम प्लॉट कर लें तो एक हमारे पास 1/x का ग्राफ है जो कि ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है 1/x के ग्राफ से, और फिर सेकंड हमारे पास पैराबोला का ग्राफ है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं p ऑफ x से। तो अगर आप देखें तो पैराबोला का ग्राफ जो है वो 2 से लेके 4 तक ये जो इंटरवल है इस पे ये ओवरलैप कर रहा है 1/x के ग्राफ को, बट अदर देन दैट पॉइंट्स पे ये ओवरलैपिंग नहीं है, यानी कि 4 से बियॉन्ड चले जाएं या आप 2 से पहले आ जाएं तो ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ऑन द इंटरवल 2 to 4 हमारे पास जो लैग्रांज पोलिनोमियल की कर्व है वो एक्चुअल कर्व से मैच कर रही है ऑन द इंटरवल 2 to 4 पे, लेकिन अदर देन 2 to 4 इंटरवल के बियॉन्ड जो है वो मैचिंग नहीं है। तो अब यहां से 2 पॉइंट क्लियर हुए। नंबर 1 तो ये कि जो बात मैंने की थी कि इंटरपोलेशन है, तो इंटरपोलेशन का मतलब होता है जो गिवन डाटा है उसके बिटवीन पोलिनोमियल जो है वो उसको सेटिस्फाई करता है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये कि आप देखें कि 2 से लेके 4 तक तमाम पॉइंट्स पे ये कर्व ओवरलैप कर रही है। अब टेलर सीरीज एक्सपेंशन में ये तमाम पॉइंट्स पे कर्व जो थी वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करती थी। दिस मीन्स दैट कि लैग्रांज पोलिनोमियल जो है वो जिस भी इंटरवल पे हम इंटरपोलेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं उस इंटरवल पे वो सेटिस्फाई करता है गिवन फंक्शन को। अब ये जो सेटिस्फेक्शन है, अब जाहिर बात है ये किस लेवल तक है वो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि अप टू 2 डेसिमल पॉइंट तक हमारे पास ये जो लैग्रांज है ये सेटिस्फाई कर रहा है गिवन फंक्शन की वैल्यू को। अगर उससे बियॉन्ड हमें एक्यूरेसी चाहिए तो फिर डेफिनेटली ये उसको मैच नहीं कर रहा। तो ये हमारे पास होगी लैग्रांज पोलिनोमियल की एग्जांपल, और सेकंड ऑर्डर पोलिनोमियल जो है वो हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। इसके हवाले से कोई क्वेरी आप लोगों की तो आप पूछ सकते हैं। तो फिर हम लैग्रांज इंटरपोलेशन ही प्रेफर करते हैं उसके ऊपर जो पिछला मेथड पढ़ा था टेलर सीरीज का। जी, लैग्रांज को प्रेफर करेंगे। जी, एनी अदर क्यूरी? किसी बच्चे का कोई और क्वेश्चन? सही 1/3 से हमारे पास आ रहा है 0.3333। ठीक है, तो लेकिन सर अब जो दूसरा हमने आंसर निकाला है वो आ रहा है कि 0.329। तो लेकिन सर जो मतलब जो बेसिक मेथड है वो तो हमारा मोस्ट एक्यूरेट है, तो फिर हम ये लैग्रांज क्यों करेंगे? ओके। अब देखें ये तो हमने एग्जांपल की है टू कंपेयर कि लैग्रांज का रिजल्ट कितना एक्यूरेट है। यूजली जब आपके पास डाटा आता है तो हमें फंक्शन तो नहीं पता होता, तो हम पोलिनोमियल जनरेट कर लेते हैं। तो ये एग्जांपल एज ए टेस्ट केस के तौर पे हमने की कि अगर हमें पता हो कि फंक्शन क्या है तो क्या लैग्रांज उसके वेरी क्लोज आ रहा है या नहीं आ रहा, तो ये वो एज ए टेस्ट केस के तौर पे हमने डील किया है इसको। यस सर। चलें, ओके बच्चों, अभी इनके क्वेश्चंस के आंसर आपने देने। विल टेलर सीरीज एक्सपेंशन अबाउट x इज इक्वल टू 1 मैच द एक्चुअल कर्व 1/x ऑन द इंटरवल 2 to 4। तो क्या टेलर सीरीज एक्सपेंशन अबाउट x इज इक्वल टू 1 जो है वो मैच करेगी एक्चुअल कर्व को ऑन द इंटरवल 2 to 4 पे? यस और नो? सर टेलर सीरीज एक्सपेंशन किस फंक्शन की? e रेज़्ड पावर x की? नहीं, 1/x की। 1 सर मैच तो नहीं करेगी, कुछ जगहों पे वो डिस्कनेक्ट होगी। ओके, नहीं मैच करेगी, यहाँ तक तो आंसर एक्यूरेट है। क्यों नहीं करेगी? रीजन ये है कि आप देखें आप एक्सपेंशन कर रहे हैं x इज इक्वल टू 1 पे, तो इसका मतलब है टेलर सीरीज गुड अप्रोक्सीमेशन होगी अबाउट x इज इक्वल टू 1 पे, लेकिन जिस इंटरवल पे हम देखना चाह रहे हैं वो इंटरवल है 2 to 4। तो क्योंकि वो इंटरवल अवे फ्रॉम 1 लाई करता है तो इसका मतलब है उस इंटरवल पे वो गुड अप्रोक्सीमेशन नहीं होगी।
Okay जी, if there are 6 data points, what will be the order of Lagrange polynomial? 5. तो 5 हो जाएगा. 5 If there are n data points, what will be the order of Lagrange polynomial? सर 0 से n तक या 0 से n तक काउंट करें तो वो n बन जाए. नहीं, अगर हम ये कह रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स n है, 0 को इंक्लूड करके. सर n minus n 1. minus 1 n minus 1. What is the relation between the number of data points and Lagrange polynomial? ये तो obvious है. सर ये वही n minus 1 ही हो जाएगा, यानी डेटा पॉइंट्स minus 1. Exactly. Total number of data points से आप एक 1 माइनस कर दें. Is it possible to construct a third order polynomial if 7 data points are given? क्या हम थर्ड No, ऑर्डर sir. कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अगर 7 डेटा पॉइंट गिवन हो? 6th order. सर हम 6 ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं. तो थर्ड ऑर्डर नहीं कर सकेंगे. सर टेलर सीरीज से सेट करता है. नहीं. x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6, 7 data points. I want to construct a third order polynomial. थर्ड ऑर्डर polynomial कंस्ट्रक्ट करने के लिए मुझे कितने डेटा पॉइंट्स रिक्वायर्ड है? सर 3 ले लेंगे, पहले 3, x0, x1, x2. 3 लेंगे तो सेकंड ऑर्डर का polynomial बनेगा. 4 ले लेंगे. x0, x1, x2 एंड x3. तो आप 4 डेटा पॉइंट्स अगर कंसीडर करेंगे तो आपके पास थर्ड ऑर्डर का पोलिनोमियल बन जाएगा. तो इसका मतलब पहला आंसर तो ये हो गया कि यस, अगर 7 डेटा पॉइंट्स गिवन हो तो हम थर्ड ऑर्डर का पोलिनोमियल जनरेट कर सकते हैं. फर्स्ट तो आंसर ये हो गया कि 4 डेटा पॉइंट्स कंसीडर करके हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. अब सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन ये है कि कौन से 4 डेटा पॉइंट्स सेलेक्ट करेंगे. x0, x1, x2, x3 करेंगे, x1, x2, x3, x4 करेंगे, x3, x4, x5, x6 करेंगे. कौन से 4 डेटा पॉइंट्स हम सिलेक्ट करेंगे, ये सेकंड क्वेश्चन है. आप देखें कि हमें 4 डेटा पॉइंट्स अपनी चॉइस से सिलेक्ट करने, तो आपने वो 4 डेटा पॉइंट्स सिलेक्ट करने हैं कि जो मिसिंग वैल्यू के नेबरहुड में लाई करते हैं. कि लेट्स से अगर मेरे पास मिसिंग वैल्यू लाई करती है समवेयर इन बिटवीन x0 एंड x1, तो जो 4 डेटा पॉइंट्स मैं कंसीडर करूंगा वो करूंगा x0, x1, x2 एंड x3, क्योंकि ये 4 इस मिसिंग वैल्यू के क्लोजेस्ट लाई करते हैं. अगर मेरे पास मिसिंग वैल्यू लाई करती है लेट्स से यहाँ पे x4 के, तो अब x4 और x5 के दरमियान अगर लाई करती है तो वो 4 डेटा पॉइंट्स कंसीडर करूंगा जो इस मिसिंग वैल्यू के क्लोजेस्ट होंगे. अब वो पॉइंट क्या हो सकते हैं? x2, x3, x4, x5 हो सकते हैं, x3, x4, x5, x6 हो सकते हैं. लेकिन मैं ये देखूंगा कि x2 और x6 में से जो पॉइंट इस मिसिंग वैल्यू के क्लोजेस्ट होगा उसको कंसीडर करूंगा और दूसरे को डिस्कार्ड कर दूंगा. तो पहली बात ये कि ज्यादा नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स हो तो कम ऑर्डर का पोलिनोमियल कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है. सेकेंड पॉइंट कि वो जो कम ऑर्डर पोलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करने के लिए डेटा पॉइंट्स हमने चूज करने हैं, वो हमने वो 4 डेटा पॉइंट्स चूज करने हैं जो कि मिसिंग वैल्यू के करीब तरीन 4 डेटा पॉइंट्स होंगे. ओके जी, इज लैग्रांज एप्लीकेबल टू इक्वली स्पेस डाटा और अनइक्वली स्पेस डाटा सेट? सिर्फ इक्वली स्पेस पे अप्लाई होगी या अनइक्वली स्पेस पे अप्लाई भी हो सकती है? पहले तो ये कि इक्वली स्पेस और अनइक्वल स्पेसिंग से मतलब क्या है. अगर हर दो कंसेक्टिव डाटा सेट्स के दरमियान, यानी कि x0 की वैल्यूज के दरमियान, x0 x1 के दरमियान और x1 x2 के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहे, तो फिर हम उसे कहते हैं इक्वली स्पेस्ड. और अगर वो डिस्टेंस कांस्टेंट ना रह रहा हो तो उसको हम कहते हैं अनइक्वली स्पेस्ड डाटा सेट. तो अब क्या लैग्रांज जो है वो इक्वली स्पेस पे अप्लाई होगी या अनइक्वली स्पेस पे होगी या बोथ पे हो सकती है? सर दोनों पे. दोनों पे हो सकती है, बिल्कुल सही. क्योंकि हमने यहाँ पे ये जो एग्जांपल कंसीडर किया, आप देखें इसमें डाटा सेट जो है वो इक्वली स्पेस नहीं था. पहले x0 और x1 के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 0.75 है और फिर हमारे पास डिस्टेंस जो है 1.25 है. तो अनइक्वल स्पेसिंग पे हमने अप्लाई किया. तो अगर इक्वल स्पेसिंग भी हो जाएगी तो स्टिल जो है लैग्रांज इंटरपोलेशन जो है वो एप्लीकेबल होगी. कैन वी कंस्ट्रक्ट अ सेकंड ऑर्डर और हायर ऑर्डर लैग्रांज पॉलिनोमियल यूजिंग 2 डेटा पॉइंट्स? कि 2 डेटा पॉइंट्स हैं, उनको यूज करते हुए सेकंड ऑर्डर से हायर ऑर्डर का पॉलिनोमियल जनरेट हो सकता है? नो सर. नो. क्यों? क्योंकि हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूला है उसके मुताबिक हम फर्स्ट ऑर्डर से ज्यादा बड़ा बना ही नहीं सकते पॉलिनोमियल. एग्जैक्टली. तो इसका मतलब है कि लैग्रांज के केस में हम 2 डेटा पॉइंट्स के दरमियान हायर ऑर्डर का पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते.
Okay, a sensor measures the position of a particle after a collision as given in table. Use Lagrange to estimate the value of f of 6. तो f6 पे हम वैल्यू डिटरमिन करना चाह रहे हैं और 6 लाई करता है यहाँ पे, तो ये वैल्यू क्या होगी? अब किस ऑर्डर का लैग्रांज पॉलिनॉमियल कंस्ट्रक्ट करना चाहिए? सर फर्स्ट ऑर्डर किसी भी काम हो जाएगा। यस, आप फर्स्ट ऑर्डर से लेके थर्ड ऑर्डर तक का पॉलिनॉमियल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। लेकिन याद रखिएगा कि जब ऑर्डर ऑफ अ पॉलिनॉमियल मेंशन ना किया गया हो तो आप हाईएस्ट ऑर्डर का पॉलिनॉमियल कंस्ट्रक्ट करें, बिकॉज जितना हायर ऑर्डर पॉलिनॉमियल होगा उतना उसकी बेटर अप्रोक्सीमेशन होगी। तो इस केस में फिर थर्ड ऑर्डर का पॉलिनॉमियल जो है वो यूज करेंगे। Next question, an engineer wants a projectile to pass through the given points. He decides to do this by using an interpolating polynomial p of x. के certain points है जिनसे वो चाह रहा है कि projectile pass through करे, और वो जो points हैं वो हमारे पास जो है वो polynomial की मदद से determine किए गए, और हम चाह ये रहे हैं कि जी value of y बता दें जब x 0.8 हो। तो 0.8 जो है वो यहाँ पे लाई करता है। वंस अगेन हमें ऑर्डर ऑफ पॉलिनॉमियल पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगी, तो इट इज अवर चॉइस कि हम किस ऑर्डर का पॉलिनॉमियल डिफाइन करें। तो यहाँ पे हम फिर सेकंड ऑर्डर का पॉलिनॉमियल जो है वो जनरेट कर लेंगे। द एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ अ मूविंग ड्रोन इज नोन टू बी अ क्यूबिक फंक्शन। सम वैल्यूज ऑफ a of t आर गिवन इन द टेबल बिलो। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हम k की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं और k यहाँ पे है। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ k? जी कैसे कर सकते हैं? सर पहले पॉलिनॉमियल डिफाइन कर लेंगे, फिर a of t जो है वो 3 पे हम उस पॉलिनॉमियल में डिफाइन कर लेंगे। ओके, बिल्कुल है कि हमारे इंटरवल में 3 आता हो। ओके ठीक है जी, आपके इंटरवल में 3 आता हो तो किस ऑर्डर का पॉलिनॉमियल बनेगा? सर फोर्थ ऑर्डर एक्यूरेसी के लिए। फोर्थ ऑर्डर बनेगा। जी बच्चों एग्री कर रहे हैं कि फोर्थ ऑर्डर बनेगा? यस सर। ओके, अगर आप 4 ऑर्डर पॉलिनॉमियल बनाओगे तो 5 डेटा पॉइंट चाहिए, 1 2 3 4 5, पांचों के पांचों डेटा पॉइंट यूज करोगे तो जब पॉलिनॉमियल में आपके पास आएगा L0 L1 L2 ऑफ x इंटू एफ ऑफ x2, तो एफ ऑफ x2 की वैल्यू हो जाएगी k। ठीक है, तो आपके पॉलिनॉमियल में k अपीयर हो जाएगा, तो k की वैल्यू फिर कैसे कैलकुलेट करोगे? क्योंकि जब x3 पुट करोगे या t की वैल्यू 3 पुट करोगे तो आपके पास आंसर k आ जाएगा। तो क्या आप k की वैल्यू डिटरमिन कर लेंगे? देखिए ना, पॉलिनॉमियल के अंदर k अपीयर हो जाएगा ना, तो जब k अपीयर हो जाएगा तो क्या आप k की वैल्यू फिर डिटरमिन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? सर अगर k अपीयर हो और हम इसको फंक्शन में बाकी वैल्यूज कांस्टेंट हैं तो हम a of 3 करके फाइंड नहीं कर सकते, फिर k of 3 भी k के इक्वल है, तो एक साइड पे k चल जाएगा, दूसरी साइड पे कांस्टेंट्स होंगे। ओके, जब आप करोगे तो लेट से ये पॉलिनॉमियल बनेगा मेरे पास, हम कह रहे हैं जी 4 ऑर्डर का पॉलिनॉमियल p4 ऑफ t बन जाएगा। ठीक है, और राइट साइड पे k वाली टर्म भी आ जाएगी यहाँ पे। ठीक हो गया? अब बताएं कि इससे k की वैल्यू कैसे निकलेगी? आप t की जगह 3 पुट कर दोगे। जी सर। जब 3 पुट करोगे तो राइट साइड पे k आ जाएगा, यानी कि p4 ऑफ 3 जो है ये इक्वल आ जाएगा k के। तो k की वैल्यू फिर कैसे मिलेगी? अब क्वेश्चन को दोबारा सिंथेटिक डिवीजन से कर सकते हैं, जिसमें हम वो खुद रूट चूज करते हैं और उसको नहीं ना, कर ही नहीं सकते। देखें आपको P4 एक ऑप्शन है, देखें अगर ये इक्वेशन बन जाए, और ये इक्वेशन कब बन सकती है कि जब P4 ऑफ 3 का आंसर पता हो तो फिर ये एक इक्वेशन बन जाएगी, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अभी P4 ऑफ 3 खुद k के ही तो इक्वल है, आप k इज इक्वल टू k पुट करेंगे
तो आपको k की वैल्यू तो नहीं मिलेगी। यस सर। तो इसका मतलब इक्वेशन नहीं बन रही। अब क्वेश्चन दोबारा पढ़ें। अरे क्यूबिक फंक्शन की जो बात हो रही है तो इसको कहीं इस्तेमाल करें। यहाँ पे गिवन है कि a ऑफ t इज नोन टू बी अ क्यूबिक फंक्शन, कि वो क्यूबिक फंक्शन है, ठीक है। तो क्यूबिक फंक्शन के लिए कितने डेटा पॉइंट्स लेने चाहिए मुझे? 4। अब कौन से 4 डेटा पॉइंट्स में ले लूं? सर पहले 4 भी ले सकते हैं, आखिरी 4 भी ले सकते हैं, नहीं, जिनमें के आपने इंक्लूड हो रहा हो। आपने इसको स्किप करना है ना, क्योंकि इस पे तो वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर इसको इंक्लूड करेंगे तो सोल्यूशन नहीं मिलेगा, फिर यहीं पे स्ट्रक हो जाएंगे। तो आप क्या करें, 1, 2, 4 एंड 5 को कंस्ट्रक्ट कर लें, यूज कर लें, तो थर्ड ऑर्डर का पोलिनोमियल बन जाएगा। और फिर उसमें t की वैल्यू 3 पुट करके k की वैल्यू जो है वो आप क्या कर सकते हो, डिटरमिन कर सकते हो। ओके सर, क्लियर हो गया? तो अब क्योंकि k इटसेल्फ हम इंक्लूड नहीं कर सकते, हमें अदर देन k के 4 पॉइंट्स हैं वो इंक्लूड करने हैं। अदरवाइज तो हमारी वो जो है वो पोलिनोमियल ट्रू आता रहेगा। जैसे ये बन जाएगा कि अगर हम उस केस में p4 ऑफ 3 भी कर लेंगे तो वो हमारे पास दोबारा k इज इक्वल टू k ही आता रहेगा। तो इसलिए 3 को स्किप करना है, बाकी 4 डेटा पॉइंट्स जो है वो यूज कर लेना। Okay, जी, last question. In a badminton match, the shuttlecock strikes the ground near the borderline. The distance of the boundary from the center line is 22 feet. The horizontal distance covered by the shuttle versus the vertical height of the shuttle is given in the table below. After taking few bounces, the shuttle came to complete rest at a distance of 23 feet from the center line. 23 feet from the center line को rest पे आ गई है। Use the concept of interpolation to develop a second order polynomial to determine whether the shuttlecock strikes the ground within the court or outside the court. हमें डेटा गिवन है, डायग्राम गिवन है। ओके, सबसे पहले वही बात जो पहले मैं करता हूं कि जब भी कोई भी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट वी वांट टू डिटरमिन, टू फाइंड, क्या फाइंड करना चाह रहे हैं। सर ये बैडमिंटन कोर्ट के अंदर है, बाहर है? एग्जैक्टली, हम शटल की पोजीशन डिटरमिन करना चाह रहे हैं कि शटल कॉक ने पहला बाउंस जो लिया है, शटल कॉक ने, क्या वो 22 फीट के अंदर लिया है या 22 फीट के बाहर लिया है। तो ये हम डिटरमिन करना चाह रहे हैं। अगर तो वो 22 फीट के डिस्टेंस से अंदर आ जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास उस केस में शटल इनसाइड द कोर्ट होगी, और अगर 22 से ग्रेटर आ जाएगा तो फिर आउटसाइड द कोर्ट हो जाएगी। तो पहला पार्ट तो ये हो गया, हमें ये अंडरस्टैंडिंग होगी है कि हमने वैल्यू डिटरमिन करनी है x की, कि वो 22 फीट से ज्यादा है या 22 फीट से कम है। फर्स्ट पार्ट क्लियर। सेकंड, गिवन क्या है हमें? सर ये डेटा पॉइंट्स गिवन है, 6 डेटा पॉइंट्स, और सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल मांगा गया हमसे। सेकंड ऑर्डर पोलिनोमियल है, तो सेकंड ऑर्डर पोलिनोमियल के लिए हमें कितने डेटा पॉइंट्स चूज करने हैं? 3, कोई से 3, कोई से 3 डेटा पॉइंट्स चूज करने हैं। तो अब कौन से 3 डेटा पॉइंट्स हम ले लें इनमें से? इनमें से कौन से 3 डेटा पॉइंट्स हम कंसीडर कर लें? सर पहले 3। ओके, पहले 3 कर सकते हैं या लास्ट 3 कर सकते हैं। पहले 3 क्यों कर लें? सर मेरे ज़हन में तो ये कि वो यानी वो 22 वाला डिस्टेंस इंक्लूडेड ना हो। इंक्लूडेड ना हो, क्यों? सर ऊपर हम यही नहीं करके आए, जैसे के को हमने इंक्लूड नहीं किया था। नहीं 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 बेटा, फिर तो कंफ्यूजन होगी ना। देखिए, ऊपर के को क्यों नहीं किया था इंक्लूड? क्योंकि के को इसलिए इंक्लूड नहीं किया था कि हम कर सकते थे, लेकिन अगर हम इंक्लूड कर रहे थे तो हमारे पास आंसर के इक्वल आ जाता था ना, तो के की वैल्यू नहीं आती थी। यहाँ पे इशू ये था कि हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ के करनी थी। अगर हमें सिर्फ ये कहा गया होता ना कि आप थर्ड ऑर्डर पोलिनोमियल बनाए, तो मैं के को इंक्लूड करके बनाता, डेफिनेटली इसको इंक्लूड करता। लेकिन क्योंकि के की वैल्यू डिटरमिन करनी है तो उसके लिए एक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी है, वो इक्वेशन नहीं बन पाती अगर मैं 3 को इंक्लूड कर लेता हूँ। अच्छा, क्लियर हुई मेरी बात? जी जी। क्योंकि के की वैल्यू डिटरमिन करनी थी ना, तो वो तो ऑटोमेटिकली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाता है। जब 3 पुट करता हूं तो सेटिस्फाई हो जाती है, तो इसलिए उसकी वैल्यू जनरेट नहीं हो रही थी।
तो वो जनरेट करने के लिए मैंने उसको स्किप किया कि ताकि बाकी तमाम पॉइंट्स का पोलिनोमियल बनेगा और 3 पुट करके मैं k की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा। अब इस केस में आप देखें कि मैं 22 के अबाउट, देखें मैंने पहले भी बात की कि अगर ज्यादा डाटा पॉइंट्स में से कम सेलेक्ट करने हैं तो वो डाटा पॉइंट्स सेलेक्ट करने हैं कि जो मिसिंग नोड के करीब तरीन हो। तो अब मिसिंग नोड कहां पे? नियर द बाउंड्री। नियर द बाउंड्री और विच इज 22 फीट। तो इसका मतलब है अब कौन से 3 डाटा पॉइंट्स मैं कंसीडर करूंगा? सर लास्ट 3 कंसीडर करके आप सेकंड ऑर्डर का पोलिनोमियल बना लेंगे, उसको इक्वल टू 0 सेट कर देंगे। अब आप देखें जब आप पोलिनोमियल बनाओगे ना तो पोलिनोमियल किसका बनेगा? हम h ऑफ x को अप्रोक्सीमेट कर रहे होंगे p2 ऑफ x से, सेकंड ऑर्डर का पोलिनोमियल से। ठीक है जी। अब क्वेश्चन अभी खत्म नहीं होगा, सेकंड ऑर्डर का पोलिनोमियल बन जाएगा। अब है हमने फाइंड करना है व्हेन द शटलकॉक स्ट्राइक्स द ग्राउंड। तो जब शटलकॉक ग्राउंड को हिट करेगी तो उसकी हाइट क्या होगी? 0। तो आपने क्या करना है, h ऑफ x इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू p2 ऑफ x, इसको इक्वल सेट कर देना है 0 के। ये सेकेंड ऑर्डर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब इस p2 ऑफ x के जो रूट्स आएंगे वो आपको बताएंगे कि शटलकॉक की हाइट कब कब 0 हुई। तो क्योंकि शटलकॉक ने कुछ बाउंस लिए हैं तो इसका मतलब ये होगा कि पहला रूट कहीं 22 के नियर अबाउट आएगा, फिर उसका एक बाउंस आएगा और फिर 23 पे जाके वो कंप्लीटली 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपके पास 2 पॉइंट्स ऐसे आ जाएंगे कि जहां पे उसकी हाइट जो है वो क्या हो रही होगी? 0 होगी। तो आपने वो रूट फाइंड करना है इस इक्वेशन से। तो वो जो x की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ x, वो हमें बताएगी कि इफ लेस देन 22 तो वो स्ट्राइक इनसाइड होगी, और अगर x ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल्स टू 22 होगी तो स्ट्राइक इनसाइड द कोर्ट होगी, और अगर x ग्रेटर देन 22 आ जाएगा तो वो स्ट्राइक कर जाएगी आउटसाइड द कोर्ट। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आप रूट फाइंड करेंगे और रूट आपको बताएगा कि शटलकॉक जो वो इनसाइड द कोर्ट स्ट्राइक कर रही है या आउटसाइड द कोर्ट स्ट्राइक कर रही है। क्लियर हो गया बच्चों? जी सर। ओके। अब किसी की कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं।